हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर। पावर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक आपके सिलेबस में है, और दूसरा पावर है जो एक बहुत ज़्यादा सेंटर पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का। तो इसके अंदर हम सबसे पहले कवर करेंगे इसकी पावर का क्या मतलब होता है, कौन कौन से थिंकर ने क्या क्या बातें बोली है पावर के बारे में, कन्वेंशन व्यू क्या है पावर का और नॉन कन्वेंशन व्यू क्या है, एलाइट्स ने क्या क्या थ्योरी दी है पावर की, प्यूरिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दी है, मार्क्स ने क्या बोला है, ग्रामसी ने क्या बोला है, हैना आरेंट ने क्या बोला है, माइकल फोकार्ट ने क्या बोला है पावर के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पावर का क्या मतलब होता है? पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो पावर का मतलब क्या होता है कि अपनी जो इच्छाएं हैं वो दूसरों पे थोपना जोर जबरदस्ती से, चाहे सामने वाला उन बातों को माने या नहीं माने, अपनी मर्जी अपनी अपनी बातें उससे मनवा लेना बिना उसकी मर्जी के। तो ये क्या होती है? पावर होती है। और कुछ गोल्स अचीव कर लेना और अपनी इच्छा अपनी विल उन पर थोपना। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस के अंदर बॉस है, वो ये बोलता है कि संडे को भी जो एम्प्लॉयज है तुम्हें ऑफिस के अंदर आना है। तो जो एम्प्लॉय है वो वो संडे को क्यों आना चाहेंगे? ऑफ कोर्स संडे रेस्ट के लिए होता है, नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करने के लिए संडे होता है। पर भी जो बॉस है वो अपनी इच्छा उन पर थोपता है, और जो लेबर्स हैं जो एम्प्लॉय हैं वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट वॉइस भी रेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो बॉस है उसके पास पावर है, वो उनकी सैलरी कट कर सकता है, उनको जॉब से निकाल सकता है। ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी हम देखिए जो पावर है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखें तो जो यूएस है वो अपनी बहुत ज़्यादा मनमानी करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। अगर कोई कंट्री उसकी बात नहीं माने तो वो उस पर सैंक्शंस लगा देता है। इसीलिए बोला गया है जो पावर है बहुत ज़्यादा सेंट्रल कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का। फिर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट थिंकर्स, कौन कौन से थिंकर्स ने क्या क्या बातें बोली है पावर के बारे में। हंस हंस मॉर्गेनसी ने बोला है कि पावर सिर्फ एक्शन ही कंट्रोल नहीं करती, पावर क्या है, माइंड भी कंट्रोल करती है। यानी कि जो हिटलर है वो क्या करता था, लोगों के माइंड भी कंट्रोल करता था। उसने जो अपनी आइडियोलॉजी है वो क्या करती थी, लोगों पे थोप थोप देती थी। वो एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेशनलिस्ट था। उसने बहुत सारी चीज़ें फेस की थी, उसने अपनी कंट्री को बहुत बहुत ज़्यादा गलत कंडीशन में देखा था, तो उसके उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अफेक्ट हुआ था। तो इसीलिए उसने जो पावर थी उसको ऐसा यूज़ किया कि लोगों के एक्शन और लोगों की आइडियोलॉजीज को चेंज करने की कोशिश करी। उसने आर्यंस को सुपीरियर मारा और यहूदियों के साथ में उसने बहुत बुरा किया। फिर हम देखते हैं मैक्स वेबर ने क्या बोला है। पावर इज द एबिलिटी टू कैरी आउट वंस विल डिस्पाइट अपोजिशन। देखिए इसको समझिए। अगर गवर्नमेंट कोई बिल पास करती है और वो बिना अपोजिशन के, बिना अपोज हुए पार्लियामेंट में पास हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगी, जनरल बिल हो जाएगी सब लोगों की। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई बिल पास किया, बिजनेसमैन के लिए कोई बिल पास किया, बट बिजनेसमैन ने उसका क्या किया, प्रोटेस्ट किया, उसका अगेंस्ट किया, और जो अपोजिशन पार्टी थी उसने भी उसका अपोजिशन किया। यानी कि जो गवर्नमेंट का जो बिल था उससे अपोजिशन भी सहमत नहीं था और बिजनेसमैन भी सहमत नहीं थे, तो उन लोगों ने उसका अपोजिशन किया, फिर भी गवर्नमेंट ने वो बिल पास कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी जो बिल थी, अपनी जो इच्छाएं थी वो कैरी आउट की और अपोजिशन को नकार दिया। ठीक है। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि अगर सब लोग सहमत हो जाएंगे तो वो तो क्या हो जाएगी, जनरल विल हो जाएगी, वो आम सहमति से होगा। बट अपनी जो विल है, अपोजिशन के अगेंस्ट जाके भी अपनी विल को रखना, वो क्या होती है, एक्चुअल पावर वो होती है। लॉर्ड एक्टर ने क्या बोला है, पावर टेंड्स टू करप्ट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। यानी कि पहले पहले फॉर एग्जांपल हमें समझते हैं पावर टेंड्स टू करप्ट का क्या मतलब होता है। हमने क्लास मॉनिटर बना दिया, तो पहले पहले वो क्या सोचूंगा कि ठीक है, जो बातें जो बातें करेगा मैं उसको क्या दूंगा, पनिशमेंट दूंगा। बट फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, वो पहले सोचता है कि मैं फेयर फेयर करूंगा, सबके साथ में फेयर ट्रीटमेंट करूंगा, किसी को भी अनफेयरली ट्रीट नहीं करूंगा। पर धीरे धीरे उसके पास पावर आने लग जाती है, उसको लगता है कि हाँ मैं ही हूँ क्लास का राजा। तो वो क्या करता है, अपने फ्रेंड्स को तो एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, उनको बात करने भी अलाउ कर देता है, उनको एक्स्ट्रा बाहर घूमने भी भेज देता है। बट जो दूसरे बच्चे हैं वो थोड़ा सा भी अगर एक दूसरे की तरफ देख लेते हैं तो वो बोर्ड पे नाम लिख देता है कि मैम को बोलूंगा, मैम आएगी तब। तो उसको पावर मिल गई, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अपने आप को करप्ट होने लग जाएगा धीरे धीरे। फिर जैसे जैसे उसको क्या मिलेगी, एब्सोल्यूट पावर, उसको पूरी पावर मिल जाएगी। उसको टीचर बोल देगी अब मैं सिर्फ इसकी ही बात मानूंगी, मैं किसी की सुनूंगी ही नहीं। तो फिर वो क्या करेगा, करप्ट एब्सोल्यूटली। अब मान लो कि उसके अपने बेस्ट फ्रेंड्स भी लड़ाई हो गई, तो उस बेस्ट फ्रेंड का भी वो नाम बोर्ड पे लिख देगा, तो टीचर उसको क्या करेगी, पनिश करेगी। तो मैंने बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल समझा है लॉर्ड एक्टन क्या कहना चाहते हैं।
टैलकॉट पार्सन ने क्या बोला है, पावर बिलोंग्स टू सोसाइटी नॉट ओनली टू इंडिविजुअल। टैलकॉट पार्सन क्या बोलते हैं कि जो पावर है वो सोसाइटी में डिस्पर्स होती है, किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं होती। हमने इलेक्शन करके, हमने रिप्रेजेंटेशन देके किसी को लीडर बनाया है, तो ये क्या है, हमारी पावर है, ना कि उस इंडिविजुअल की। ठीक है। उसके बाद में कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर। कन्वेंशनल व्यू यानी कि डोमिनेशन। रॉबर्ट डाल ने बोला है कि ऐसी ऐसी पावर जिससे हम दूसरों के बिना इच्छा के कि उससे वो काम करवा सके, तो वो क्या होती है, पावर होती है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डाल। फिर आते हैं नॉन कन्वेंशनल व्यू। इसमें हैना अरेंट बोलती है कि जो पावर होती है वो लोग एक साथ काम करके, लोग एक साथ काम करते हैं तो वो उससे क्या आती है, पावर आती है। किसी जोर जबरदस्ती से, फोर्स से, कोर्शन से, एक्सटर्शन से पावर नहीं आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बिल लाती है फार्मर्स के लिए, तो एक फार्मर उसका प्रोटेस्ट करेगा तो क्या गवर्नमेंट उसकी सुनेगी? नहीं। बट वही 1000-2000 फार्मर उस बिल का प्रोटेस्ट करे, उस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे, रायोट्स करे, तो क्या करेगी गवर्नमेंट को? एक्शन लेना ही पड़ेगा उस बिल के लिए। और स्टीवन लुकास ने 3 डायमेंशन बताई है पावर की। पहली है डिसीजन मेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट डिसीजन से, पार्लियामेंट में बिल पास करके डिसीजन लेके क्या करती है, उस चीज़ इम्प्लीमेंट करती है। एजेंडा सेटिंग यानी कि नॉन डिसीजन मेकिंग पावर। फॉर एग्जांपल कि उस चीज़ को, उसको डिस्कशन या डिबेट में लाना ही नहीं, उस टॉपिक को जो कंट्रोवर्शियल हो। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी के अंदर, जो यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फीस है, तो स्टूडेंट है वो डिमांड करते हैं कि थोड़ी फीस कम होनी चाहिए, जिससे हमें थोड़ा रिलैक्सेशन हो। तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर पीटी स्टूडेंट बहुत सारे लोगों के सामने लाना चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ की जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, उनके उनके सामने एक चीज़ रखना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की जो है फीस कम हो। बट बहुत सारे लोग इस चीज़ को एजेंडा सेटिंग के अंदर आने ही नहीं देते। उस चीज़ पे क्या होता है, डिस्कशन या डिबेट होती ही नहीं है, तो फीस कैसे कम होगी? तो ये क्या होती है, एजेंडा सेटिंग यानी कि नॉन डिसीजन मेकिंग पावर। शेपिंग पीपल डिजायर्स, यानी कि किसी पॉलिसी को, किसी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लाती है, पॉलिसी लाती है, उसको इतना इतना उसको दिखाना बार बार, उसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें करना बार बार, जैसे लोग ये सोचने में ही मजबूर हो जाए कि हाँ, इस चीज़ के बारे में इतनी बात हो रही है, सब लोग बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ सही होगी। फॉर एग्जाम्पल हम भी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट देख लेते हैं और उसके हम बार बार एड देखते हैं, बार बार कुछ हीरोइन, कुछ इन्फ्लुएंसर या कुछ हीरो एक्टर वगैरह उस प्रोडक्ट का बार बार एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं ये बेस्ट प्रोडक्ट है, तो हम उसको परचेज कर लेते हैं। बट परचेज करने के बाद में हम उसको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी देखते हैं। तो ये क्या होती है, अलग अलग डायमेंशन होती है। जो सेकंड डिजायर है वो क्या होती है, हमारी आइडियोलॉजी को ही चेंज कर देती है, हमारे को इतना इन्फ्लुएंस करती है हमारे आइडियाज़ को कि हम उस चीज़ को मानने लग जाते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है। फिर आती है एलिटिस एलाइट थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थिंकर है पेरेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल, सीवी राइट, मिल्स। ये जो थिंकर है इन्होंने बोला है कि इनका जो मेन मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो सोसाइटी है वो दो चीज़ों में डिवाइड रहती है। एक होंगे, एक मतलब सबने अलग अलग बातें बोली है, बट इनका कॉमन जो क्रक्स है वो ये निकल के आता है कि सोसाइटी हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक जो क्या करेगा, रूल करेगा, एक रूलर होगा, और एक क्या होगी, आम लोग होंगे जिन पे क्या किया जा रहा होगा, रूल किया जा रहा होगा। और इनका मतलब यह है कि एलाइट थ्योरी का मतलब कि जो पावर होती है वो कुछ लोगों के पास ही होती है, जिनको उन्होंने क्या बोला, एलाइट बोला है। इसके सपोर्टर्स हैं, थिंकर्स हैं, पेरेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल और सीवी राइट मिल्स। तो इन्होंने इनका जो मेन पॉइंट है वो यही है जो मैंने आपको बताया, बट इन्होंने अपनी जो बात है वो अलग अलग तरीके से रखी है और आपने अलग अलग बुक्स दी है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पेरेटो ने बोला है अपनी बुक माइंड एंड सोसाइटी के अंदर, दो तरीके के एलाइट्स होते हैं, फॉक्सेस एंड लॉइन। इन्होंने भी एलाइट की बात करी, बट इन्होंने एलाइट्स किस में बांट दिया, फॉक्सेस और लॉइन में। तो फॉक्सेस हम देखते हैं कि लोमड़ी होती है, वो क्या होती है, बहुत चालाक होती है। और लॉइन यानी क्या होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। यानी कि ऐसे दो टाइप्स के लीडर के बारे में इन्होंने बात की कि तो क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, जो अपने डिसीजन को बहुत अपने जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके, लोगों को माइंड से मैनिपुलेट करके अपना डिसीजन मनवा लेते हैं। और क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। और लॉइन यानी कि ऐसे जो लीडर्स जो फोर्स से अपनी बात मनवा लेते हैं, जैसे कि हो गए मिलिट्री, यानी कि बंदूक के दम पे अपनी बात मनवा लेना। तो इन्होंने क्या बोला है पेरेटो ने कि जो पावर होती है या तो कोई क्लेवर लीडर के पास होगी या किसी फोर्सफुल लीडर के पास होगी। यानी कि जो पावर होती है, यानी कि कभी तो पावर के अंदर ये फोक्सेस आ जाएंगे, कभी पावर के अंदर लॉइन आ जाएंगे। यानी कि पावर इन दोनों के बीच में ही रोटेट करती रहती है, ना कि और दूसरे किसी लीडर को, दूसरे किसी जो कॉमन मासेस है उनको पावर मिलती ही नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या दिया है, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलाइट्स, यानी कि या तो एलाइट्स फोक्सेस रहेंगे या लॉइन्स रहेंगे। है ना रूलिंग क्लास। इन्होंने सोसाइटी को दो दो पार्ट में डिवाइड किया, रूलर्स और जिन पे
जिन पे रूल किया जाता है, ठीक है। जो तो उन्होंने इनकी जो बुक है द रूलिंग क्लास, देखो जैसे पैराडो की बुक है, मॉसला की बुक है, मिशेल्स की बुक है, तो ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये हर बार एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, तो आप इनको अच्छे से याद करो। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी पूछ जाता है, जैसे पैराटो का थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ हैलाइड्स किसने दी है, पैराटो ने। मॉसला की बुक पूछ लेंगे, मॉसला का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मैंने रेड कलर से मार्क किया है। रॉबर्ट मिशेल्स ने बुक दी है पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि आयरन आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, यानी कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल बाय ए स्मॉल ग्रुप। इसका मतलब ये है कि जो जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारे बना लेते हैं, जैसे कि हमने टीचर्स एसोसिएशन देख लिया, बिजनेस एसोसिएशन देख लिया, टीचर लेबर यूनियन देख लिया, स्टूडेंट यूनियन देख लिया, फार्मर यूनियन देख लिया। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल है। शुरू शुरू में ये ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं तो सबके जो वोट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है, टाइम के साथ साथ जो होती है जो पावर है वो कुछ लोगों में ही बढ़ जाती है। हम देखते हैं क्लास के अंदर भी ऐसा ही होता है। पहले टीचर क्या होती है, सबको इक्वली देखती है, फिर बाद में टीचर को लगता है कि हाँ, ये जो तो आगे बैठे हैं ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो मैं इनकी ही बात सुनूंगी, क्योंकि यही पढ़ते हैं, बाकी तो पढ़ते हैं नहीं, मेरी एनर्जी वही वेस्ट होती है सबको पढ़ाने में, तो जो दो बच्चे हैं मैं इनको ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी। सब जगह ऐसा ही होता है। तो वैसे ये क्या होता है, कुछ लोगों का शासन, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एलाइट्स बन जाते हैं, स्मॉल ग्रुप बन जाते हैं, जिन जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। ये किसने बोला है, रॉबर्ट मिशेल्स ने बोला है। सीवी राइट मिल्स ने क्या बोला है, पावर एलाइट थ्योरी, यूएसए इज रूल्ड बाय पावरफुल एलाइट्स। तो ये ऐसा पूछ सकते हैं कि सीवी राइट मिल ने क्या दिया था, पावर एलाइट थ्योरी किसने थी, सीवी राइट मिल ने, याद रखेगा। तो इन्होंने बोला है कि यूएसए ने, जैसे यूएसए के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कॉर्पोरेट लीडर्स होते हैं, बिजनेस लीडर होते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। तो पावर क्या होती है, इनके बीच में ही रहती है, या तो कभी पावर में कोई बिजनेस लीडर आ जाएगा, या पावर में कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाएगा, या फिर, यानी कि पावर क्या होती है यूएसए के अंदर, इनके इनके ही आसपास घूमती रहती है। फिर उसके बाद में प्लूरिस्ट थ्योरी, यानी कि रॉबर्ट डाल ने क्या किया है, इन्होंने जो ओलिगार्की का, जो ओलिगार्की यानी कि रूल्स बाय फ्यू पीपल, तो जो रॉबर्ट डाल ने है ये इन्होंने इसका अगेंस्ट किया है, यानी कि ओलिगार्की के अगेंस्ट इन्होंने अपनी थ्योरी दी है पॉलियार्की, यानी कि जो रूल होता है किसी कंट्री के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बहुत सारे लोग मिलकर रूल करते हैं, ना कि कोई एलाइट्स। यानी कि एलाइट्स थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी इसको बोलते हैं, रॉबर्ट डाल को। तो इन्होंने क्या बोला है, पावर है वो बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर होती है। यूएसए के अंदर भी यूएसए के अंदर भी जो होती है, जो पावर है, बहुत सारे सबका इन्फ्लुएंस होता है। बिजनेस लीडर का भी इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिकल लीडर का भी इन्फ्लुएंस होता है, मिलिट्री लीडर का भी इन्फ्लुएंस होता है। जो इंटरेस्ट ग्रुप है, जैसे कि इंटरेस्ट ग्रुप और जो सिविल सोसाइटीज, एक फैमिली हो गई, ट्रेड यूनियन हो गया, लेबर यूनियन हो गया, कोई टीचर यूनियन हो गया, बिजनेस एसोसिएशन हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पॉलियार्की को बोला है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इलेक्शन भी होगा, इसके अंदर राइट टू स्पीच भी होगी। तो इन्होंने जो डेमोक्रेसी है उसको क्या बोला है, ये एक तरीके की क्या है, पॉलियार्की है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों की सहमति से रूल होता है, ना कि कोई किसी ग्रुप के द्वारा या किसी 4-5 लोगों के द्वारा ही रूल नहीं होता है। यानी कि इन्होंने क्या बोला है, पॉलियार्की यानी रूल बाय मैनी, और ओलियार्की यानी रूल बाय फ्यू, याद रखिएगा। मार्क्स तो आपको पता ही है, ये हमेशा पावर पैसों की बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि जिसके पास इकोनॉमी पावर होगी उसके पास ही क्या होगी, पॉलिटिकल पावर होगी। इन्होंने सोसाइटी को हमेशा दो तरीके में देखते हैं। जब भी मार्क्स आ जाए हमें हमेशा याद रखना है कि मार्क्स ने क्या बोला है, एक तो बुर्जुआ बोला है और एक क्या बोला है, प्लोरिटेरियन बोला है। यानी कि एक तो क्या होता है, सर्वहारा वर्ग होते हैं, और एक क्या होते हैं, पूंजीवादी। यानी पूंजीवादी यानी कि जो अमीर लोग होते हैं, जो जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पावर होती है, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं स्टेट को, और वर्कर क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं इनसे। इन्होंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है, फाल्स कॉन्शियसनेस। फाल्स कॉन्शियसनेस यानी कि क्या होता है, जैसे कि जो वर्कर होता है वो हमेशा ओबीडियंट रहता है, यानी कि वो हमेशा अपने जो लीडर होता है, अपना जो मालिक होता है, उसकी वो हमेशा बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो ज़्यादा काम करेगा तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, और वो उसको जल्दी प्रमोशन भी मिल जाएगा, और वो बॉस की नज़रों में अच्छा भी मिलेगा। बट क्या होता है, जो बुर्जुआ होते हैं उनकी प्लानिंग होती है पहले से अकॉर्डिंग टू मास, ये जो गरीब हैं, ये जो सर्वहारा वर्ग है, ये जो मजदूर वर्ग है, इनको कभी ऊपर उठने ही नहीं देना है। इनको हमेशा अपने बॉटम लाइन पे ही रखना है, बल और इनसे बहुत ज़्यादा काम करवाना है, और इनको सैलरी उतनी ही देनी है। ये किसने बोला है, मार्क्स ने। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग पावर क्या है, इकोनॉमिक पावर है, ठीक है। मार्क्स क्या मानते हैं कि जिसके पास पैसा है उसके पास ही क्या होगी, पावर होगी। बस यही हमें मार्क्स के बारे में याद रखना है। ग्रामसी ने क्या बोला है कि हम किससे रूल करेंगे, हेजीमनी। इन्होंने क्या दिया, थ्योरी ऑफ हेजीमनी, रूल बाय कंसेंट
नॉट बाय फोर्स, यानी कि हम आम सहमति से रूल करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे लोगों के ऊपर। इन्होंने बोला है जो कल्चर है, जो आइडिया है, वो क्या करते हैं, कल्चर है, आइडिया है, वो क्या करते हैं, रूलिंग क्लास को हेल्प करता है अपनी जो पावर है वो मेंटेन रखने के लिए। जैसे कि रिलीजियन है, रिलीजियन इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन है, स्कूल्स है, फैमिली है, वो ये सब उनके बच्चों के अंदर वो हमेशा शुरू से यही मेंटलिटी यही मेंटलिटी बनाते हैं कि जो अमीर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वही हमेशा शासन करते हैं। तो धीरे धीरे हम ये मानने ही लग जाते हैं कि हाँ अमीर लोग अच्छे होते हैं और वही क्या करते हैं, शासन करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो तो उनकी किस्मत की बात है, वो तो अपनी किस्मत से गरीब है, इसलिए कभी भी वो आवाज उठाती ही नहीं है। ठीक है। सिविल सोसाइटी स्प्रेड द रूलिंग क्लास वैल्यू। सिविल सोसाइटी में फैमिली हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए, कॉलेजेस हो गए, रिलीजन इंस्टीट्यूशन हो गए, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब यही चीजें, यही जो वैल्यूज है, यही जो कल्चर है, क्या करते हैं, बार बार फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं बहुत सारे लोगों के अंदर। इस वजह से क्या होता है, जो रूलिंग क्लास है वो हमेशा पावर के अंदर रहती है। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ये कोई एड से भी हम लोग क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो सेम चीज़ क्या बोली इन्होंने, जो है जी मैंने, इन्होंने क्या बोला है रामसी ने, कि लोगों के आइडियाज लोगों के जो आइडियाज है हमेशा हमें उनको ही इन्फ्लुएंस करना है। फिर हैना अरेंट ने क्या बोला है, पावर बिलोंग्स टू पीपल एक्टिंग टुगेदर। पावर इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ से आती है, फोर्स से आती है, वॉयलेंस से आती है। हैना अरेंट ने बोला है कि जब लोग, मैंने बताया था फार्मर्स का एग्जांपल दिया था याद है, तो उसमें क्या होता है, जब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तब क्या आती है, पावर आती है। और पावर की क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, आदमी क्या है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज़्यादा, उसके अंदर ताकत है, तो वो क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। मतलब उन्होंने पावर को जोर जबरदस्ती नहीं बताया, उन्होंने ये सब चीज़ें बताया है। फोर्स, नेचुरल फोर्स बताया है उन्होंने, कि फोर्स पता है नेचुरल होता है, जैसे भूकंप आ गया, आंधी आ गया, तूफान आ गई, सुनामी आ गई, तो ये उन्होंने क्या बताया, फोर्स बताया। वायलेंस, स्टेट है जो वायलेंस को क्या करती है, इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करती है, जैसे कि मिलिट्री फोर्स हो गई, पुलिस फोर्स हो गई, तो ये क्या करती है, ये उन्होंने बताया है हैना अरेंट ने, कि 3 फॉर्म ऑफ पावर बताई, स्ट्रेंथ, फोर्स और वायलेंस। अब माइकल फोकल्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या बताया है कि जो पावर है वो किससे आती है, नॉलेज से आती है। इनकी जो बुक है डिसिप्लिन एंड पनिश, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, बर्थ ऑफ ए क्लिनिक, यानी कि इन्होंने, माइकल फोकल ने बताया कि नॉलेज से क्या आती है, पावर आती है। और पावर क्या होती है, सब जगह होती है नॉलेज। इस पावर को हम बचपन में बोलते थे प्रेयर के अंदर, कोई थॉट के अंदर हम बोलते थे कि नॉलेज ही क्या है, पावर है। इसका मतलब जैसे कि हम समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से, कि डॉक्टर है, पेशेंट उसकी बात क्यों मानते हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, मेडिकल नॉलेज है बहुत ज़्यादा, तो क्या है, उसके पास पावर है। ठीक है, समझ आया। फिर पावर कोई चीज़ नहीं है, पावर कोई चीज़ नहीं है, ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, जो क्या होती है, रिलेशनशिप से आती है। ठीक है, तो पावर वर्क्स थ्रू रिलेशनशिप, देयर देयर इज ए पावर, देयर इज ए रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, कि हम हमारे स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा रूल्स होते थे कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, टाइम पे आना है, लाइन के अंदर चलना है, लाइन ब्रेक नहीं करनी है, इस टाइम के अंदर ही हम वॉशरूम पानी वानी पी के अपनी क्लास के अंदर चले जाना है। तो ये क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस यानी कि रोकना। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस होगी वहीं पे क्या होगी, पावर होगी। तो वहीं पे हम क्या सोचेंगे कि रूल ब्रेक कर लेते हैं, चलो अब ऐसे हम सोचते थे स्कूल के अंदर, फैमिलियर एग्जांपल है। तो जहाँ पे रेजिडेंस होगा वहीं पे क्या होगी, पावर होगी। पावर क्या करती है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करती है। टाइप्स ऑफ पावर बताई उन्होंने, डिसिप्लिन की पावर, की पावर क्या करती है, कंट्रोल करती है बिहेवियर को। कि जैसे हम स्कूल में जाते थे तो हम असेंबली में इकट्ठा होते थे, सब लोग प्रेयर करते थे, तो ये क्या होता था, हमारे बिहेवियर बन गया था, एक हमारा रोज का ये हो गया था, एक रूटीन सेट हो गया था कि अब प्रेयर में आना है, नेल्स कट रहना चाहिए, गर्ल्स के लिए 2 कोनी, और अच्छे से खुद को मेंटेन रखना है, नीट एंड क्लीन ड्रेस करना है, शूज़ भी अच्छे होने चाहिए। तो ये क्या करती थी, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती थी कि हम अब डिसिप्लिन में रहेंगे, हम साफ सुथरे रहेंगे। सोवर्जियन पावर क्या होती है, ओबीडियंस टू रूलर, कि हम अपने देश के प्रति, हम अपने लीडर के प्रति, हम अपने गवर्नमेंट के प्रति क्या है, ओबीडियंस है। बायो पावर क्या थी, कंट्रोल पॉपुलेशन, यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फैमिली प्लानिंग के प्रोसेस के थ्रू, और भी जैसे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है, तो ये क्या होती है, बायो पावर होती है, कि बर्थ को, डेथ को, हेल्थ को, गवर्नमेंट अच्छी अच्छी हेल्थ स्कीम्स लाती है। तो ये क्या कर रही है, गवर्नमेंट के पास क्या है, बायो पावर है।